भारत के लोकतंत्र की नींव हमारा संविधान है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ। ऐसे में अक्सर एक दिलचस्प सवाल लोगों के मन में उठता है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था तो इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी का इंतजार क्यों किया गया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास की एक घटना के बारे में जानना होगा। आइए जानें आखिर क्यों हमारा संविधान 26 जनवरी को ही लागू किया गया। इस कहानी की शुरुआत संविधान बनने से 20 साल पहले यानी 1929 में शुरू होती है। उस समय लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस यानी अर्ध स्वतंत्रता की मांग छोड़कर पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन भारतीयों ने पहली बार तिरंगा फहराया और अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने की शपथ ली। 1930 से लेकर 1947 तक हर साल 26 जनवरी को ही भारत के प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। जब 1947 में भारत असल में आजाद हुआ तो वो तारीख 15 अगस्त थी, इसीलिए इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन संविधान निर्माताओं, खासकर पंडित नेहरू और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मन में उस 26 जनवरी की तारीख के प्रति गहरा सम्मान था, जिसने 2 दशकों तक भारतीयों में आज़ादी की अलख जगाए रखी थी। वो नहीं चाहते थे कि 26 जनवरी जैसी ऐतिहासिक तिथि इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाए। इसीलिए ये तय किया गया कि भले ही संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया जाएगा, ताकि इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में हमेशा के लिए अमर कर दिया जाए। इसीलिए 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया और हमारा देश गणतंत्र बना। तब से हर साल 26 जनवरी को बड़ी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब ये जानिए कि 26 जनवरी के दिन आखिर होता क्या क्या है। गणतंत्र दिवस पर आयोजनों में परेड, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, 21 तोपों की सलामी, ध्वजारोहण, बलिदानियों को श्रद्धांजलि और वीरता के लिए पुरस्कार आदि कार्यक्रम होते हैं, जिनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। जहाँ भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। गणतंत्र दिवस परेड कर्तव्य पथ से शुरू होती है। परेड में भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल हैं। हथियार, टैंक, मिसाइल और रक्षा उपकरण प्रदर्शित किए जाते हैं। विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी परंपराओं और विरासत को दर्शाते हुए सांस्कृतिक झांकियां प्रस्तुत करते हैं। पूरे देश से स्कूली बच्चे देशभक्ति, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों के साथ एक शानदार फ्लाई पास्ट भी करती है। बहादुर सैनिकों, पुलिसकर्मियों और नागरिकों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। भारत के राजनयिक संबंधों के प्रतीक के रूप में एक विदेशी देश से मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया जाता है। मुख्य समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ होता है। देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों में झंडा फहराने के समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 26 जनवरी को कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं, जो 3 कैटेगरी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में दिए जाते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। घोषणा उसी समय वहां पर की जाती है। फिर वीरता पुरस्कार दिया जाता है। वीरता के लिए ये सम्मान दिया जाता है। परमवीर चक्र युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार इसको माना गया है। महावीर चक्र युद्ध में साहस के लिए इसे दिया जाता है। फिर है वीर चक्र, युद्ध में वीरता के लिए ये तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। अशोक चक्र शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार इसको माना जाता है। फिर है कीर्ति चक्र, शांति काल में वीरता के लिए दूसरा बड़ा पुरस्कार। शौर्य चक्र शांति काल में वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक को साहसिक कार्य के वीरता के लिए दिया जाता है। राष्ट्रपति अग्निशमन सेवा पदक राष्ट्रपति अग्निशमन सेवा पदक के लिए दिया जाता है। और बाल पुरस्कार बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। अब संविधान का अर्थ क्या है?
इस संविधान के लिए ही सारी लड़ाई यहाँ पर थी। संविधान लिखा गया और संविधान बनकर जब तैयार हुआ उसी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में यहाँ पर मनाते हैं। लेकिन संविधान का अर्थ है क्या, ये समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, किसी राज्य का संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित परंपराओं का एक मौलिक समूह होता है जिसके आधार पर राज्य के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। ये सरकार की संस्थाओं के संगठन, शक्तियों और सीमाओं के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के मध्य एक संतुलन की तरह कार्य करता है। ये देश के सर्वोच्च कानून के रूप में भूमिका निभाता है जो सरकार के कामकाज, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। भारत का संविधान भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च कानून भी है। ये देश की राजनयिक व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार करता है, सरकार की संस्थाओं की शक्तियां एवं उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ साथ शासन के सिद्धांतों को भी रेखांकित किया जाता है। संविधान में देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करने वाले नियमों और विनियमों का ये एक समूह होता है। अब देखिए, भारतीय संविधान विश्व के सबसे लंबे एवं विस्तृत लिखित संविधानों में से एक भी है। भारतीय संविधान की संरचना के विभिन्न घटकों को इस प्रकार कुछ देखा जाता है, जहां भाग आते हैं यानी कि पार्ट्स। संविधान में भाग का तात्पर्य समान विषयों या प्रवृत्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के समूह से है। भारतीय संविधान विभिन्न भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग देश के कानूनी, प्रशासनिक या सरकारी ढांचे के विशिष्ट पहलू से संबंधित है। मूल रूप से भारतीय संविधान में 22 भाग थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। फिर आता है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स। अनुच्छेद संविधान के अंतर्गत एक विशिष्ट प्रावधान या खंड को संदर्भित करता है जो देश के कानूनी और सरकारी ढांचे के विभिन्न पहलुओं का विवरण प्रदान करता है। संविधान के प्रत्येक भाग में क्रमानुसार क्रमांकित कई अनुच्छेद होते हैं। मूलतः भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। फिर आती हैं अनुसूचियां, शेड्यूल्स। अनुसूची संविधान से संबंधित एक सूची या तालिका को संदर्भित करती है जो संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी या दिशा निर्देशों का विवरण प्रदान करती है। अनुसूचियां स्पष्ट और पूरक विवरण प्रदान करती हैं जिससे संविधान अधिक व्यापक और कार्यात्मक बन जाता है। मूल रूप से भारत के संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान का निर्माण 1946 में गठित एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में भारत के स्थायी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। उसी वक्त डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति गठित की गई थी। प्रारूप समिति के द्वारा संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों का कुल समय लगा। कई विचार विमर्श हुए और कुछ संशोधनों के बाद संविधान के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित किया गया था। इसे भारत के संविधान की अंगीकृत तिथि के रूप में माना जाता है। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। हालांकि संविधान का अधिकांश भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिससे भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया। इस तिथि को भारत के संविधान के अधिनियमन तिथि के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं भी हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व के सभी लिखित संविधानों में सबसे विस्तृत है। भारतीय संविधान के व्यापक और विस्तृत दस्तावेज होने में योगदान देने वाले कई कारक हैं, जैसे देश की विशाल विविधता को एकता में समायोजित करने की आवश्यकता, केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान, संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों और जानकारों की उपस्थिति आदि। विभिन्न स्रोतों से प्रेरित भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम के साथ साथ विभिन्न अन्य देशों के संविधानों के प्रमुख प्रावधानों संशोधित करके भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उनको अपनाया गया। कठोरता और लचीलापन का मिश्रण हमारा संविधान है। ये संविधानों को वर्गीकृत यहाँ पर किया गया है, जहाँ कठोर, जिसमें इसमें संशोधन के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और लचीलापन भी संविधान में है। इसमें सामान्य बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला, बल्कि दोनों व्यवस्थाओं का एक बहुत अच्छा मिश्रण है। संसदीय शासन प्रणाली को भारतीय संविधान मानता है। भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया।
संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के मध्य सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। फिर है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय स्थापित किया गया है, अर्थात भारतीय संविधान में विधि के निर्माण के लिए विधायिका के अधिकार और संवैधानिक सिद्धांतों के आलोक में इन विधियों की समीक्षा और व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति के मध्य एक संतुलन तैयार किया गया है। हालांकि विधि बनाने का अंतिम अधिकार संसद को है। न्यायपालिका संविधान के संरक्षण के रूप में कार्य करती है और न्यायपालिका द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि संसदीय कार्य संवैधानिक मानदंडों के अनुसार हो और मौलिक अधिकारों की रक्षा के अनुरूप हो। इसी के साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय संविधान के प्रावधानों को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसीलिए हर गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर BR अम्बेडकर को जरूर याद किया जाता है, जो कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष भी थे। तो 26 जनवरी को हम सब ने अपने संविधान को स्वीकार किया, इसलिए उसका जश्न मनाते हैं। रिपब्लिक डे परेड आप देखने जा रहे हैं या फिर नहीं, ये भी जरूर बताइएगा। और इसके साथ एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाती हूँ, कमेंट में उसका जवाब जरूर दीजिएगा कि आखिर भारत का जो तिरंगा झंडा है उसे किसने डिजाइन किया, वो नाम जरूर बताइए।